हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ शब्द शक्ति के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा के विषय में मैं आप कंप्लीट बता चुकी थी आपको। मैं लक्षणा के विषय में आपको बता रही थी। तो लक्षणा के जो प्रकार हैं उसमें रूढ़ी लक्षणा मैंने आपको बता दी थी। किसी रूढ़ी शब्द का प्रयोग करके अपनी बात को डिफाइन करना, रूढ़ी के कारण अगर हम अर्थ को ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर रूढ़ी लक्षणा होती है। सभी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इसके बाद दूसरी जो लक्षणा का जो प्रकार है वो है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, तो प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है? अब देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। प्रयोजनवती लक्षणा ऐसी होती है जहाँ पर विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अर्थ का बोध होता है। मतलब यहाँ पर मुख्यार्थ जो भी अर्थ हम निकालते हैं काव्य का, वो कैसे निकलता है? वो किसी विशेष प्रयोजन की वजह से निकलता है। अब कैसे निकलता है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी जानी अनजानी। ठीक है, करते जानी अनजानी। अब देखिए, ये जो पंक्तियां हैं इसमें सुमन नोचते जो शब्द यूज़ किया गया है। ठीक है, सुमन नोचना एक अलग प्रक्रिया है, क्रिया अलग हो गई ना। इसका जो है ये करुण रस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सुमन नोचना जो शब्द है यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, क्यों प्रयोग किया है कवि ने? क्योंकि वो अपने प्रिय की निष्ठुरता का बखान कर रहा है। तो प्रिय की निष्ठुरता के बारे में जो है उसको डिफाइन करने के लिए उसने सुमन नोचना जो शब्द है इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिय की निष्ठुरता एक प्रयोजन है उसको वास्तव में प्रिय की निष्ठुरता को डिफाइन करना है, उसको जो है आपके सामने रखना है अपने काव्य में। तो उसने प्रिय की निष्ठुरता को डिफाइन करने के लिए सुमन नोचने का शब्द जो है उसने यहाँ पर काव्य में रख दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विशेष प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अर्थ का बोध होता है। यानी एक विशेष प्रयोजन है कवि का यहाँ पर बताने का, प्रिय की निष्ठुरता, और इसके कारण उसने मुख्यार्थ से संबंध जोड़ने वाला एक शब्द यहाँ पर रख दिया, सुमन नोचना। तो जो है वो ये कह रहे हैं कि रो रो कर सिसक कर कहता मैं रो रो कर करुण कहानी सुना रहा हूँ और तुम सुमन नोचते सुनते, मतलब तुम निष्ठुरता से मेरी बात को सुनते हो, करते जानी अनजानी, और जो जाना अनजाना जो कुछ भी तुम्हारी समझ में आता है वो तुम करते हो। सिंपल सा अर्थ है, कोई इतना टफ नहीं है समझना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ ये है कि विशेष प्रयोजन के कारण यहाँ पर कही गई है बात। ठीक है, तो ऐसी जगह पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ठीक है दोस्तों, प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने वास्तव में रूढ़ी लक्षणा है उसके 8 भेद बताएं और प्रयोजनवती लक्षणा के 80 भेद बताएं। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद होना चाहिए। हालांकि इनके विषय में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको संख्या पता होनी चाहिए, ये पूछ ली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा भेद जो होता है वो गौड़ी लक्षणा का होता है। ठीक है, गौड़ी लक्षणा। अब गौड़ी लक्षणा क्या होती है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गौड़ी लक्षणा का मतलब होता है जहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हो जाए। मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए, दो हमने यहाँ पर अभी पढ़े थे एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रहा था कि मुख्यार्थ बाधित नहीं हो रहा था, बल्कि मुख्यार्थ को समझने के लिए एक विशेष प्रयोजन का सहारा लिया गया था। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि किसी रूढ़ी का सहारा लेकर के अपनी बात डिफाइन करी कवि ने। लेकिन गौड़ी लक्षणा जो होती है, गौड़ी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। गौड़ का मतलब क्या होता है? द्वितीयक, यानी सेकेंडरी। यहाँ पर क्या है कि मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। जो मुख्य अर्थ है वो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई सेकेंडरी का मतलब कोई गौड़ीय शब्द के माध्यम से, किसी दूसरी बात के माध्यम से हम उसके अर्थ को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रयोजन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी जो है यहाँ पर गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। ये बात समझने वाली है कि गुण सादृश्य होना चाहिए। गुण सादृश्य का मतलब क्या है कि जो भी बात कही गई है, जैसे एक ये पंक्ति कही गई है और एक ये पंक्ति कही है, तो इन दोनों के बीच में एक सादृश्यता होनी चाहिए। कवि ने अपनी बात को डिफाइन करने के लिए दूसरी चीज़ का सहारा लिया है। ठीक है, दूसरे शब्दों का सहारा लिया है, लेकिन उन दोनों शब्दों के बीच कोई ना कोई सादृश्यता होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में कोई संबंध जरूर होना चाहिए। वहाँ पर गौड़ी लक्षणा होती है। अब देखिए किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक ये एग्जाम्पल है, रनित भृंग घंटावली झारित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजन कुंज समीर। अब इन पंक्तियों में यहाँ पर क्या हो रहा है? रनित भृंग घंटावली झारित दान मधुनीर,
वो एक हाथ, यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुंजर कुंज समीर, कोई हवा का, समीर वायु का, या फिर जो है कोई बसंत ऋतु का, किसी ऋतु का वर्णन हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें इसको तो देखिए क्या है ये, रनित भृंग घंटावली, यानी कि जिसके घंटावली, जिसके गले में घंटावली यानी घंटा लटका हुआ है। झारित दान मधुनीर, ये जो झाड़ रहा है, झाड़ने का मतलब क्या हुआ कि पानी को बिखरा रहा है इधर से उधर। तो झारित दान मधुनीर, यानी कि दान, यहाँ पर मधुनीर का मतलब है पानी, ठीक है। मधुनीर का मतलब मीठा पानी, ठीक है। तो मीठे पानी को जो झाड़ रहा है, और घंटावली यानी जो घंटे की ध्वनि है, जब वो चल रहा है तो सुनाई दे रही है। तो अब बताइए क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्यार्थ अर्थ बाधित हो रहा है ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बात किसकी कही गई है। अब आगे क्या कहा गया है, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर, यानी धीरे धीरे आ रहा है, चल रहा है, जैसे कि कुंजर कुंज यानी वन और उपवन में जो समीर वायु बहती है उस तरह से वो आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऋतु वर्णन है, यहाँ पर एक प्रकृति का वर्णन किया गया है, लेकिन जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो रहा है। अभी हमारी यही समझ में नहीं आया कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों सच बात तो ये है कि ये पंक्तियाँ जो एक हाथी के लिए कही गई हैं, ठीक है, कि बसंत ऋतु में हाथी के गुणों का आरोपण करके और बसंत ऋतु के गुणों का यहाँ पर बखान किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए मुख्य अर्थ तो बाधित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ और ही अर्थ निकल रहा है। तो ऐसी जगह पर, यानी जहाँ पर किसी दूसरे का इस्तेमाल करके, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हाथी के गुणों में और जो ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु का वर्णन है, उसमें एक सादृश्यता है। जैसे कि ऋतु में जो समीर पवन है वो धीरे धीरे हौले हौले जो है आ रही है, उसी तरीके से हाथी भी मंद मंद आवत चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। और जैसे कि बसंत ऋतु की जो समीर है, जो वायु है, मधुनीर मतलब वो मीठी लगती है, बहुत ही ठंडी लगती है, ठीक है, और अपने साथ में झारित दान मधुनीर, ठीक है, तो जो है ठंडक लेकर के आती है। यहाँ पर मधुनीर, नीर यानी पानी, ठीक है, पानी जैसी ठंडक लेकर के आती है। तो यहाँ पर उन्होंने हाथी से इसकी संज्ञा दे दी है। तो मुख्य अर्थ तो बाधित हो रहा है, और किसी दूसरे अर्थ की वजह से जो कि इससे सादृश्य है, जो इसी की तरह है, पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों में कुछ सादृश्यता है, इसकी वजह से यहाँ पर गौड़ी लक्षणा होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कहा जाए मोहन शेर है, ठीक है, मोहन शेर है। तो अगर कोई आपसे कहे मोहन शेर है, तो मोहन शेर है से इसका मतलब ये होगा कि वास्तव में मोहन को वीर दिखाने के लिए शेर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना। तो मोहन में और शेर में सादृश्यता है, मोहन में और शेर में सादृश्यता है, इसीलिए उन्होंने शेर का शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो जहाँ सादृश्यता होती है, मुख्यार्थ बाधित हो जाता है, उस वहाँ पर गौड़ी लक्षणा होती है। उसके बाद आते हैं शुद्धा लक्षणा पर। अब शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर गौड़ी लक्षणा में सादृश्य संबंध होता है। मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं जो है यानी जो मुख्यार्थ है और जो दूसरा जिसका प्रयोग किया गया है, जिस शब्द का अर्थ को समझाने के लिए, उन दोनों के बीच में सादृश्यता होती है। लेकिन शुद्धा लक्षणा में क्या होता है, सादृश्य संबंध ना हो, अन्य किसी संबंध से लक्षणा का प्रयोग हो, यानी इसमें कोई सादृश्यता नहीं होती। दोनों पंक्तियाँ, जैसे ये दो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, तो आपस में एक दूसरे से अलग अलग होंगी, कोई सादृश्यता नहीं होगी, और लेकिन अर्थ कोई दूसरा ही निकलेगा। अब देखिए कैसे, किस तरह से निकलेगा, अब मैं इसको बताती हूँ आपको। जैसे कि अगर कहा जाए कि लाल पगड़ी आ रही है, ठीक है, तो लाल पगड़ी, आप लाल पगड़ी सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, लाल पगड़ी तो लाल पगड़ी होती है ना, एक कपड़ा होता है, एक सर पर पहनने वाला, एक जो है पगड़ी को कहते हैं, सिर पर पहनने की जो पगड़ी होती है लाल रंग की होती है। तो अब यहाँ पर लाल पगड़ी से कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है, वो क्या निकल रहा है, सिपाही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि दोनों के बीच में जो है संबंध है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। तो ये संबंध नहीं होना चाहिए शुद्ध लक्षणा में। अब देखिए, अवे सुनवे गुलाब भूल मत पाई खुशबू रंगो आव, ये बहुत फेमस पंक्तियाँ हैं, मैंने आपको बताई भी, चलिए मुझे बताइए कमेंट करके किसकी पंक्तियाँ हैं, करवाई हैं मैंने आपको। खून चूसा फूल का तूने अशिष्ट डाल पर इठला रहा कैपिटलिस्ट, ये जो पूंजीवादी विचारधारा है, इसके विषय में कवि ने कहा गया। किसने कहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप, ठीक है। अब देखिए वो गुलाब से क्या कह रहे हैं, अबे सुनवे गुलाब, गुलाब को उन्होंने कहा, गुलाब को जो है उन्होंने एक जो पूंजीपति लोग होते हैं उससे उसकी संज्ञा दी है, ठीक है। अब देखिए
फूल तो फूल होता है, चाहे वो गुलाब का फूल हो, चाहे वो सेवल का फूल हो, चाहे वो किसी का भी फूल हो, चाहे वो कमल का फूल हो, कोई भी फूल हो, फूल तो फूल ही होता है। और गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में इतनी सुंदरता होती है, तो इसमें अन्य फूलों की तो कोई भी मिस्टेक नहीं है ना। मतलब अन्य फूलों को जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, गुलाब को ज़्यादा दी जाती है। तो ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है? तो उन्होंने जो है गुलाब को इसीलिए पूंजीपति से रिलेट कर दिया है। जो कैपिटलिस्ट यानी कैपिटलिज्म की जो समस्या है, जो विचारधारा है, उसको इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने गुलाब को क्या कहा, अवे सुन वे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, कि गुलाब तू ये मत भूल कि तूने ये जो खुशबू रंग और ये आबो हवा जो ये पाई है तूने, अपने जो तेरी शोभा है, जो तू इतना सुंदर लगता है, ये तूने जो पाई है, खून चूसा फूल का तूने असिस्ट डाल पर इठरा रहा कैपिटलिस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे कैपिटलिस्ट को सीधे यहाँ पर बता दिया, डिफ़ाइन कर दिया, सीधे से वही शब्द इस्तेमाल कर दिया, डाल पर इठला रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि तूने तो सबका खून चूसा है। तो इन्होंने गुलाब का संबंध जो है कैपिटलिस्ट से बता दिया। लेकिन आप खुद सोचिए, गुलाब का और कैपिटलिस्ट का आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो सादृश्य संबंध नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर सादृश्य संबंध था कि जो हौले हौले हाथी चल रहा है, उसी तरह से समीर भी धीरे धीरे चल रही है, समीर वायु। लेकिन यहाँ पर गुलाब का और कैपिटलिस्ट का कोई भी संबंध नहीं है, सादृश्य संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी कवि ने इस बात को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, जो पूंजीवाद है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी जगह पर शुद्ध लक्षणा होती है जहाँ पर सादृश्य संबंध ना हो और अन्य किसी संबंध से लक्षणा का प्रयोग हो। ठीक है, सादृश्य संबंध नहीं है लेकिन कोई और संबंध दे दिया, गुलाब जो है इन्होंने गुलाब के फूल से संबंध दे दिया कैपिटलिस्ट का, तो ऐसी जगह पर शुद्ध लक्षणा है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो प्रकार है उस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, लक्षणा उपादान सारोपा साध्यवसाना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लक्षणा व्यंजना ये जो शक्तियाँ हैं इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है और ये थोड़ी टफ भी लगती हैं। हाल मैं इतने सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बची हुई जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज रात को 10 बजे मेरी लाइव क्लास है, उसमें मैं अविद्या लक्षणा व्यंजना शक्तियों के विषय में बताऊँगी। तो आज की क्लास मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये इतना आप तैयार कर लीजिए और बाकी मैं बाद में बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा मुझे अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव ही मेरे मोटिवेशन का कारण बनते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।